बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप विद बिलाल मुबशर। आज आपके सामने एक बार फिर 14 अगस्त की मुनासबत से एक ऐसा अब मुनफरद प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ जिससे यकीनी तौर पर आपका ईमान और जज्बा तरोताज़ा हो जाएगा। माह अगस्त का महीना है और आज के महीने में जहाँ पर बेशुमार लोगों ने कुर्बानियों का लाजवाल एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, वहाँ पर हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनकी भी बेशुमार खूबियों के साथ साथ उनकी कुर्बानियाँ और अजीम दास्तानें भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही पाकिस्तानी अफवाज का एक हिस्सा जिनका माजी, जिनका बचपन, जिनकी नौजवानी जवानी की ज़िंदगी इसी मुश्किल वक़्त में गुजरी है कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत की है, उनसे आपको मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने उनको पहले कभी देखा होगा या आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज की इस इंटरव्यू में आप अफवाज पाकिस्तान के हवाले से और उनकी शख्सियत के हवाले से जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बहुत कुछ जान जाएंगे। तो बात करते हैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ में मोहतरम जनाब रिटायर्ड सूबेदार वारिस अली साहब से और जानते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी समेत फ़ौज में जाने के मराहिल, फ़ौज में क्या कुछ होता है और फ़ौज में क्यों जाना चाहिए और फ़ौज जश्न आज़ादी कैसे मनाती है, हम कैसे मनाते हैं, ये जो उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने वक़्त नायत किया ताकि हम आपके बारे में और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। पहला सवाल यही है आपसे कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से और किस इलाके से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाट बरादरी से मेरा तल्लुक़ है जी। बरियार हमारी कौम है जी। और इलाका कौन सा आपका, तो वो भी बता दें क्योंकि मुझे तो मालूम है जहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन नाज़रीन के लिए जो है वो मेरी तो पैदाइश यहाँ की है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में वो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। मेरी यहाँ ही की पैदाइश है और मैंने यहाँ से ही अपनी तालीम हासिल की है। कहाँ से हासिल किया आपने तालीम, इब्तदाई तालीम? मैंने इब्तदाई तालीम जो है प्राइमरी तो मैंने ये हमारे साथ ये कोटला संत सिंह चा की हुई है। जी। 43 है, उसका भी आरबी है। वहाँ से ही मैंने प्राइमरी पास की है। प्राइमरी पास करने के बाद मैंने सांगला हिल में चला गया हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा। फिर मैंने 97 में 97 में मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 सांगला हिल से। इसके बाद फिर मैं कुछ घरेलू जो थे वो हालात ये मुझे इजाज़त नहीं देते थे कि मैं आगे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। मैंने 1 साल के लिए फिर आगे एडमिशन नहीं लिया। फिर मैंने कुछ अरसा मैंने यहाँ तनवीर वूलन मिल है, वहाँ पर मैंने जॉब की है। अच्छा। जॉब करने के बाद फिर मैंने एडमिशन लिया। फिर मैंने ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगला है। अच्छा। उस वक्त तो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सांगला हिल कहते थे, अब ये डिग्री कॉलेज बन गया। उस वक्त ये डिग्री कॉलेज नहीं था। जी। यहाँ से मैंने एफ.ए. किया। सही है। फिर मैंने इंटर करने के बाद फिर मैंने आर्मी ज्वाइन की। आपको आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बेसिकली मुझे कोई पहले तो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं थी, ना ही मुझे शौक़ था। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि बचपन में हमारे इधर एक सूबेदार रिटायर्ड फजलदीन साहब होते थे। वो अभी तो वो फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम छोटे थे तो वो हमें हांगकांग की और ग्रेट ब्रिटेन की वो कहानियाँ सुनाते थे फ़ौज की, क्योंकि उन्होंने फ़ौज में सर्व किया था। जी। उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे और वहाँ इसकी बरतानिया की हुकूमत थी। तो फिर जब मैंने एफ़ए किया, एफ़ए के बाद मैंने दाएं बाएं नौकरी प्राइवेट नौकरियाँ 1-2 की हैं। तो एक दिन मैं अपने बाहर, हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, मैं वहाँ गया हुआ था, हमारे वो पड़ोस में हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप आर्मी में चले जाएं। अच्छा। तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट्स लिए। मैं उस दौरान में मैं ये काम कर रहा था कि ये अपने सांगला हिल में ये बाजवा फ़ोटो स्टेट वाला है, ये टाइपिंग सिखाते थे उस वक्त। तो मैं इनके पास टाइपिंग सीखता था। अच्छा। तो वहाँ ही मैंने वो एक इश्तहार देखा है, लगा हुआ था कि फ़ौज में भर्ती का। मैं घर आया हूँ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हूँ, मैं वहाँ चला गया हूँ। सही। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो और भी लोग थे, भर्ती होने के लिए आए हुए थे।
उन्होंने इनरोलमेंट की है और मुझे वो जो अंदर बैठे हुए थे अफसर, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था इनका क्या रैंक है, ये कौन है। माशाअल्लाह उन्होंने दाढ़ी रखी हुए थे, मजहबी आदमी नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और बैठा लिया। उन्होंने कहा कि जी हम आपको भर्ती तो कर लेंगे, लेकिन आपको अपने वालिद को साथ लाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा कि जी मुझे आर्मी में भर्ती क्या, मैं मेरिट पर पूरा नहीं आ रहा हूँ, मेरी तालीम कम है, मेरा कद कम है। या उसने कहा एवरीथिंग इज़ ओके, तो आप सब लिहाज से बेहतर हैं, आप सब इन सब से बेहतर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने फादर को लेकर आएँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप उनकी मर्ज़ी से आए हैं या घर से भाग कर आए हैं। सही। क्योंकि उस वक़्त हमारे यहाँ पर फ़ौज में कोई भर्ती नहीं होता था। अच्छा। इसको कोई इतनी अच्छी नौकरी कह लें या जैसे भी कह लें, या मुश्किल अहमियत नहीं देते थे लोग, सही। इतनी अहमियत नहीं देते थे। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि जी अगर इसके लिए मैंने अप्रोच के लिए वालिद को लाना तो फिर सॉरी मैं नहीं लाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि वेल डन, नो प्रॉब्लम, आप एनरोल्ड हैं। इस तरह मैं भर्ती हो गया। सही। किस जगह पे गए थे आप भर्ती होने के लिए? भर्ती होने के लिए ये उस वक़्त ये लाइन जो हमारा रेलवे स्टेशन है ना, सांगला हिल में? हाँ सांगला हिल। अच्छा। सांगला हिल में मैं भर्ती होता। इधर ही भर्ती होती थी हाँ, पहले? हाँ यहाँ उसको वो कहते थे, वो एक बंगला के नाम से वो एक अकोमोडेशन पुरानी सी मशहूर थी। जी जी। उसको कहते थे, वो ऑफिशियल कोई बंगला था। ठीक है। पार्टीशन से पहले किसी ज़माने में वो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे, वो कहीं आते थे, वो यहाँ स्टे करते थे। तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई फिर? ट्रेनिंग जो हमारी थी वो रसालपुर में हुई। कैसी थी ट्रेनिंग? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। रियली बात यह है कि मैं तो ट्रेनिंग में भी, और जो मेरी ख्वाहिश थी यही थी कि अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी दे कि मैं सारी ज़िंदगी यही ट्रेनिंग करता रहा। अच्छा। मैंने इतना एंजॉय किया ट्रेनिंग को। क्या कुछ सिखा रहे थे आपको जो आपको इतना अच्छा लगा? आप पाबंदीदा भी हो गए हैं। देखिए वो जो मुझे सिखा रहे थे वो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अच्छा। वो जो भी है, लेकिन उसमें जो हमारी जिस्मानी तरबियत थी, जी जी, हमारी पीटी ड्रिल करना, जी जी, उसमें मैं इंतहाई शौक़ से मैं करता था। जी जी। क्योंकि मैं एनरोलमेंट से पहले मैं फ़ुटबॉल का बहुत शौकीन था, मैं फ़ुटबॉल खेलता था। अच्छा। मेरे लिए वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी भागना दौड़ना। जी जी। भागना दौड़ना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। सही है। इसलिए मैं बड़े शौक़ से ट्रेनिंग किया मैंने। माशाल्लाह, आपने खूब एंजॉय किया ट्रेनिंग? मैंने खूब एंजॉय किया है। जबकि ज़्यादातर जो है लोग हाँ, भागते ट्रेनिंग से ही हैं। ट्रेनिंग से कुछ भागते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी जी। ट्रेनिंग से भागते हैं, ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उसमें से भागते हैं। जी जी। लेकिन मैंने कोई भी काम है आप उसको शौक़ से करेंगे, आपका जब दिल दिमाग मान रहा है तो फिर वो मुश्किल नहीं है। बात सही आपकी सही है। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई फिर? पहली जो मेरी पोस्टिंग थी वो इधर लाहौर में हुई थी। अच्छा। आर्य बाज़ार। और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ गए अभी तक? उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मुझे आर्मी में घुमाया है। अच्छा। कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जो मैंने ना देखा हो। बड़े बड़े सारे शहर देखे हैं, सारे सूबे देखे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस जगह पर आया? मैंने तो हर जगह पर एंजॉय किया है। लेकिन होता है ना एक जगह पे ख़ास। हाँ, वो है मेरा कश्मीर। अच्छा, आज़ाद कश्मीर। हाँ, कश्मीर में मैंने आज़ाद कश्मीर में मैंने जो सर्व किया है, अच्छा, वो मुझे और सबसे गलत तजर्बा कह लें, जहाँ कहते हैं आप यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा कोई मकाम जहाँ पोस्टिंग हुई हो लेकिन आप खुश ना हुए हों? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कभी भी किसी के साथ भी नहीं कभी ऐसा कोई पेश हुआ वाक़या। कभी ऐसा कोई जगह नहीं होती है कि जो मुश्किल हो। जो भी जगह होती है उसके वहाँ पर वो अरेंजमेंट्स होते हैं, और फिर हमारी ये ट्रेनिंग ही होती है कि हमने वहाँ जाना है, हमने मुश्किल हालात को ही तो फेस करना है। सही बात है। मुश्किल हालात को तो फेस करना। जो मुश्किल हालात को फेस नहीं करेगा, जो वहाँ के मौसम को फेस नहीं करेगा, जो वहाँ के लोगों को फेस नहीं करेगा, तो उसमें क्या मुल्क को कौम की खिदमत करनी। मेरा स्टेटस रहता है व्हाट्सअप का, मैंने बहुत साल पहले लगाया था, अभी भी चलता है मेरा। इफ़ यू एन्जॉय द वर्क इट मीन्स यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। तो जब आप अपने काम को इतना एंजॉय करके कर रहे थे, जबकि फ़ौज की टफ़ ट्रेनिंग है, डिफरेंट एरियाज़ में पोस्टिंग है,
तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको कामयाबियाँ तो मिली होंगी। आपको कभी कैसे सर्टिफिकेट से सनाद से नवाजा गया है कि जो काबिल तारीफ़ हों, जो आप आवाम को बता सकें? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद अदारा है जी जी, जो भी इसमें मेहनत करता है उसको नवाजा जाता है। पाकिस्तान आर्मी का दायरा। जी जी, हाँ, पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा वाहिद अदारा, दूसरे भी होंगे, बहुत सारे होंगे, जी जी, क्योंकि मैंने तो सॉरी उनमें सर्व नहीं किया, बहुत जी, सारे होंगे, जी जी, वहाँ भी ऐसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया, मैं पाकिस्तान आर्मी ही की बात कर सकता हूँ। सही बात है। तो वहाँ पर जिसने भी ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, उसको नवाजा गया है, उसके काम की तारीफ़ की गई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर भी काम किया है, मेरे सीनियर्स मेरे काम से मुतमिन रहे हैं, मैंने उनके म्यार के मुताबिक काम किया है। सही है। जिसके ये इस मेरी मेहनत और ईमानदारी से काम का नतीजा ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मुझे कमेंडेशन कार्ड दिया गया है। माशाल्लाह। मेरी जो सर्विस है उसको सराहते हुए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड दिया गया है। और भी मुझे काफ़ी GH की तरफ से भी अप्रिशिएशन लेटर मिले हैं कि जी आपने ये चीफ़ ऑफ कमेंडेशन कार्ड हासिल किया है। फिर मेरे सेंटर की तरफ से सेंटर कमांडर ने भी मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया है। सही है कि आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड के लिए नामजद किए गए हैं। सही है। तो ऐसा कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसने आर्मी में अपनी ईमानदारी से काम किया और उसको उसका सिला ना मिला। वाह, क्या बात है, बहुत आला। जैसे आपने बताया शुरू में कि आपके जो बड़े थे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आए, तो ज़ाहिर सी बात है जितना डीपली या जितना अच्छे तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो बना बनाया घर मिला, हमें तो आज़ादी मिली, हम तो ऐसे ही पले बड़े, हमें तो इतनी इसकी जो कदर और कीमत है वो नहीं है जितनी आप लोगों को है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ाती शख्सियत, कह लें कि सूबेदार को भी साइड पे कर दें, आर्मी पर्सन को भी साइड पे कर दें, वारिस अली साहब की नज़र में आज़ादी क्या है? आज़ादी जो है मेरी नज़र में आज़ादी ये है कि यहाँ पर आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिस जगह पर आपको मिल रहा है वो आज़ादी है। आपका मुल्क आज़ाद हो, आप अपने फ़ैसले खुद कर सकें, कोई बाहर से इंटरफेयर ना करने वाला हो, आप अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले खुद करें, ये आज़ादी है। और यहाँ पर एक मैं मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसको मैं आज़ादी समझ करता हूँ। सही है। तो आप आर्मी में रह चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है आर्मी में भी 14 अगस्त का दिन आता होगा, तो वहाँ पर आप लोग कैसे इसको सेलिब्रेट करते थे? वहाँ पर सेलिब्रेट हर यूनिट में जी जी, हर जगह पर वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था। वहाँ पर तमाम लोग जो थे वो एक जगह पर हम जमा होते थे। 14 अगस्त को हमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से एक पे मैसेज आता था, वो तमाम लोगों को पढ़कर सुनाया जाता था। उसमें बताया जाता था कि जी अभी मुल्क किस हालात से गुज़र रहा है, हम आप लोगों ने क्या इसके लिए कुर्बानियाँ देनी है। यानी कि वो लोगों को एक तमाम जवानों को मोटिवेट किया जाता था। सही है। मोटिवेशन एक लेक्चर होता था, मोटिवेशन लेक्चर आप कह सकते हैं कि उसको एक मोटिवेशन लेक्चर दिया जाता है। तो पाकिस्तान डे जब भी आता है, जैसे कि 23 मार्च को या 14 अगस्त को, अभी तो 23 मार्च को होता है, तो परेड होती है। तो परेड का असल मकसद क्या है और उसमें क्या कुछ दिखाया जाता है और क्यों दिखाया जाता है? परेड जो है ये एक ट्रेनिंग है। परेड एक ट्रेनिंग है। अच्छा, परेड एक ट्रेनिंग है। ये अपनी आर्मी को जवानों को ट्रेन करने के लिए ये परेड की जाती है। इससे पहले रिहर्सल होती है, इससे पहले रिहर्सल करते हैं, इसके ऊपर वो बड़ी मेहनत करते हैं। सही बात है। फिर आकर वो आवाम के सामने आते हैं। सही है। ये आप ये कह लें कि ये जिस तरह के एक तालिब इल्म है, वो 1 साल पूरा पढ़ता है। सही है। और 1 महीना वो पेपर देता है। अच्छा। पेपर वाले दिन वो एग्ज़ाम में लोगों के सामने आता है, पहले वो पढ़ता है। इस तरह इससे पहले उनको ये उनका एक ट्रेनिंग सेशन होता है। इनसे उनकी जो अपनी ट्रेनिंग है वो मजबूत हो जाती है।
सही है। और लोगों को भी इल्म होता है, और लोगों को ये लोगों के साथ अजहारे हमदर्दी भी होता है सही कि हम भी इस दिन के ऊपर आप लोगों के अवाम के साथ हैं। सही। अवाम के साथ हैं। हर अदारे में जिस तरह होता है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर सी बात है फ़ौज में भी ऐसे डिपार्टमेंट होगी। क्या परेड के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है, या वही फ़ौजी जो होते हैं आम रूटीन में जो फील्ड में होते हैं, फिर वो साल के बाद जब उनका टाइम आता है तो फिर वो ट्रेनिंग करके परेड करते हैं? नहीं, ऐसी कोई नहीं है कि वो उसके लिए स्पेशल लोग नहीं होते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हर आदमी में फ़र्क होता है। जी जी। एक अच्छे तरीके से ड्रिल कर सकता है, एक थोड़ा सा वो, तो फिर जो अच्छा बेहतर होता है उसको सामने लिया जाता है, दूसरे को दूसरे नंबर पर लिया जाता है। सही है। ये होता है। बाकी अगर ये कहा जाए कि कोई किसी से कम होता है तो वहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा। कोई किसी से कम नहीं है, सब एक जैसे हैं। सब आर्मी पर्सन जो हैं वो वेल ट्रेंड हैं, कोई किसी में किसी किस्म की कोई किसी में कमी नहीं है, कमी नहीं है। पाकिस्तान परेड को देखते हुए अक्सर हमारे ज़हन में ना कुरान पाक एक आयत आती है कि अपने असले से, अपने हथियारों से दुश्मन को डराओ, दिखाओ लोगों को। लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी वजाहत कर दें कि जो पाकिस्तान में परेड होती है उसका मकसद होता है अपने दुश्मन को बताना कि साढ़े वाला ध्यान ना पाई, साढ़े को सारा कुछ है। वे क्या इसका मकसद ये भी है, या सिर्फ जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग है? ये भी मकसद मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि ये इसका सिर्फ यही मकसद होता है। ये भी मकसद होता है जब वो एक मीडिया के ऊपर चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, तो उनको भी दिखाने का यही मकसद होता है कि हम वेल ट्रेंड हैं। सॉरी, किसी मुगालते में ना रहिएगा, हमारे पास भी हर किस्म की कोई, हाँ वो ठीक है, वो तो जो भी है वो तो जैसे भी कोई सोचता जाए वैसे ही है। बहरहाल मेरे ख्याल में, क्योंकि आप आर्मी में हैं तो आप शायद आप इसलिए नहीं खुल के बता रहे। हम लोग देखते हैं ना कि आप मिसाइल तो दिखाए जाते हैं, टैंक दिखाए जाते हैं, गन्ने दिखाई जाती हैं, फौज दिखाई जाती है, फिर हमारे सूबों का कल्चर भी दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है मिसाइल दिखाने का मकसद ये है ना, हम एटमी ताकत हैं, हमसे पंगा नहीं है चंगा, कि ये मकसद ही नहीं होता फिर उसमें? नहीं, मैं ऐसी बातों पर कमेंट्स नहीं करना चाहता। अच्छा। हाँ, मैं ऐसी बातों पर कमेंट्स नहीं करना। लेकिन आप समझते हैं कि परेड ज़रूरी है? हाँ, परेड ज़रूरी है। परेड के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। कोई गुजारा नहीं है। ठीक है। तो किस लेवल या किस रैंक के लोग ही परेड में शामिल होते हैं? तमाम रैंक के लोग शामिल होते हैं, एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक शामिल होते हैं। आपको कभी मौका मिला उसमें? ये होता, हाँ, सबको मौका मिलता है। अच्छा। ये कोई ज़रूरी, ये उसमें देखें कि एक जैसे कि कोई भी काम, कोई सेशन हो रहा है, जी जी, एक कोई फॉर एग्जांपल आप वीडियो बना रहे हैं, जी जी, आपके मुआवन भी हैं। सही बात है, सही है। बात तो आप मेरे साथ कर रहे हैं। जी जी। कोई इसकी लाइटिंग करने वाला होगा, कोई कैमरा लाने वाला होगा, उनकी भी सपोर्ट है। जब तक वो अमदादी सीगे ना हो, कोई काम नहीं हो सकता। सही है। इसलिए सब लोग हिस्सा लेते हैं। सही है, सब लोग हिस्सा लेते हैं उसमें। ज़ाहिर बात है, बैक टीम सपोर्ट के बगैर, हाँ, बैक टीम उनको सपोर्ट कर रही है। कोई उनकी डॉक्यूमेंटेशन उनकी कर रहा है, कोई उनकी क्लियरेंस कर रहा है, कोई उनको सामान प्रोवाइड कर रहा है, कोई उनको आर्म्स ला कर दे रहा है, कोई उनके आर्म्स चेक कर रहा है कि वो ठीक है, कोई उनकी यूनिफॉर्म को इस्त्री कर रहा है, वो भी एक हिस्सा ले रहा है। कोई वहाँ ग्राउंड को तैयार कर रहा है, वहाँ पर उसने मशीनरी लगाई हुई है। कोई उस ग्राउंड को कोई सर्च कर रहा है, कोई माइनिंग, ये वो जो भी है आज के हालात के मुताबिक दाएं बाएं कुछ ड्यूटीज़ कर रहे हैं। ये सब वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सही है, अपना अपना हिस्सा। आपने भी देखा होगा कि अभी भी मौजूदा हालात में भी देखें तो कुछ सियासी जमात के करिंदे, मैं कहता हूँ अनपढ़ जाहल लोग कह सकता हूँ मैं, मेरा ज़ाती नज़रिया उन लोगों के बारे में, और कुछ लोग टिपिकल माइंड के लोग भी ऐसे हैं जो आर्मी और फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं सियासी लेवल पे ख़ास तौर पर। तो ज़ाहिर सी बात, आप भी माशरे में रहते हैं, आप भी सुनते होंगे, तो आपको उस वक्त तासरात क्या होते हैं? देखिए, बात यह है कि मैंने तो कभी मेरे साथ किसी ने कोई ऐसी इनडायरेक्टली बात नहीं की है। अच्छा। टीवी के ऊपर कोई प्रोग्रामों में या ऐसी कोई बात हुई है, अगर कोई ऐसी बात करता भी है, कोई हो भी रही हो, तो मैंने उसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कौन लोग हैं। आई नो वेरी वेल।
ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको आप ये कह लें कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं। सही है। वो ये नहीं देख रहे कि हम एडवर्टाइजमेंट अपनी किस अंदाज से कर रहे हैं, हम अच्छे काम से कर रहे हैं या बुरे काम से कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के भी दो तरीके हैं ना। जी जी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जी हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या बुरे तरीके से कर रहे हैं। उनका काम है, उनका ये माइंड है। जी जी। और कुछ लोग इनमें ऐसे भी होते हैं कि जिनको ख़रीदा हुआ होता है। ऐसा ही है। मैं जानता हूँ ये ख़रीदे हुए लोग हैं, सही। जो ये आप कह लें कि ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ये उनके करिंदे हैं, ये उनके बकाऊ माल है, जो चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए, चंद रुपयों के लिए ये इस किस्म के बयान देकर वो उनसे उनकी उनको खुशामद करते हैं, जी जी, उनसे उनको खुश मनी लेते हैं। सही है। दूसरे अल्फाज सीधी बात है, ये उनसे पैसे लेते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा तहकीक में चले जाएं, मैंने पहले कहा कि मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन चाहता हूँ थोड़ी वजाहत भी हो जाए, जहाँ तक आप मुनासिब समझें उसका जवाब दें, आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और कॉन्फिडेंशियल भी है। क्योंकि आप भी आर्मी में हैं, आप रिटायर्ड हैं, आपको मालूम है कि मराहत मिलती हैं, सहूलियात होती हैं, बहुत कुछ मिलता है, पेंशन्स भी हैं। आप जो फ़ौज के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है जी बजट खा गई, वो खा गई, वो ज़ाहिर सी बात, आप जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, जानों को नजराना पेश करना, हर मुश्किल वक्त में आर्मी का पाकिस्तान के अंदर आकर अवाम को सहूलत फराहम करना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये कह लें कि हम हमेशा ही सलूट पेश करते हैं उन लोगों को जो इतना सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं चंद बड़े बड़े नामों को जिनके वो ख़िलाफ़ हैं, तो हम देखते हैं कि जिन नुकात के ऊपर वो उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जितना वो पैसा खा रहे हैं मुल्क का, जितनी उनके पास बैंक बैलेंस है, जितनी वो प्रॉपर्टी बना चुके हैं, जितना वो इस मुल्क का पैसा खा चुके हैं, लूट चुके हैं, कह सकते हैं करप्शन है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि इन आपके इन सवालात का जवाब देने के लिए हमारा ISPR डिप्टेट मौजूद है। ISPR के ही साबिका डायरेक्टर जनरल जो हैं, उनके ऊपर ही तो सारे इल्ज़ामात हैं। वो अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं सही है। कि इसमें क्या वजूहात हैं, क्या है उसमें, किस हद तक सदाकत है। लेकिन मैंने यहाँ तक जो मेरा ज़ाती व्यूज़ हैं जी। वो ये हैं कि ये सब बातें हैं। आप मुझे देख लें कि मेरी क्या प्रॉपर्टी है, मैंने क्या बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस कोर में सर्व किया है, मैंने इंजीनियर्स कोर में सर्व किया है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आर्मी ने किए हैं, सही। और उस रेट के ऊपर किए हैं, दूसरी कंपनियों से बहुत कम रेट पर किए हैं। सही है। क्या ये मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी नहीं है? बिल्कुल। अगर पैसे ही बनाने की बात होती तो मैंने क्या बनाया है? ये सिर्फ बातें हैं। वो ये इसलिए बातें करते हैं कि जिस आदमी ने, वो कहते हैं ना कि पंजाबी विच कि जिस बंदे ने उस सबज़ ऐनकां लाइयां उन्होंने सारा जहान सबज़ ही आउंदा, ऐसे ही है। उन्होंने सारा सबज़ ही नज़र आउंदा। हाँ, कुछ ये कहते हैं कि जी वो फ़लाँ को फ़लाँ जगह पर ये चीज़ मिल गई। आप ये अंदाज़ा करें कि एक किसी का बेटा है, नौजवान है, उसकी 32 ईयर या 50 या 40 ईयर का, जैसे भी वो है, वो मुल्क कौम की खातर वो शहीद हो गया, उसके छोटे बहन भाई हैं, या एक 20-22, मैंने बहुत सारे देखे हैं जो अनमेरिड हैं, वो ड्यूरिंग ये वार, ये टेररिज्म वार में वो शहीद हुए हैं। क्या उनके छोटे बहन भाइयों को, क्या उनके पेरेंट्स को, क्या आर्मी का हक़ नहीं है लुक आफ्टर करना? अगर उनको कोई एक छोटा सा प्लाट या कोई एक ज़मीन का टुकड़ा, वो कौन सा ज़मीन का टुकड़ा देते हैं यार रेगिस्तान में? रेगिस्तान में, सही है, सही है यार, उनको रेगिस्तान में देते हैं। अगर यार उनको दे दिया है, अगर उसके छोटे बहन भाइयों के काम आ जाएगा, काम आएगा। सही बात है। उसने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है, ऐसे ही है। अपनी जान कुर्बान की है। ये जो बातें करते हैं, इनको कहना ना कि आप एक बेटे की कितनी कीमत लेते हैं, आप एक मुरब्बा ज़मीन ले लेंगे, कभी भी नहीं कोई मानेगा। कोई नहीं मानेगा। सही बात है। अपने गिरबान में जाकर देखेंगे ना तो खुद ज़्यादा करप्शन की होगी, लेकिन दूसरों पे तनकीद आसान है ना, इसलिए दूसरों के ऊपर वो तनकीद आसान है। वो बस यही बात है जो मैंने बताई है कि ये मुल्क दुश्मन अनासर के ये टाउट हैं जो ऐसी बातें करते हैं।
सही है। मुल्क दुश्मन अनासर के ये टोट है, इसके अलावा और इनका कुछ भी नहीं है। इनको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है, इनका सिर्फ और फिर कुछ ज़हन भी ऐसे होते हैं, ये कुछ लोगों की कैटेगरी होती है कि उनका काम ही सिर्फ तनकीद होता है। उनको अल्लाह ने शौर ही इतना, ये कह लें कि उनकी बदबख्ती होती है कि उनका काम तनकीद करना। अच्छी बात से भी वो ढूंढते हैं कि कोई मुझे कोई खामी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी शायद हो आपके लिए इस लिहाज से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना पॉलिटिकल की तरफ जाना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सियासी सवाल है। क्योंकि आप आर्मी में हैं, तो पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत भी रही है और हमारे सिविलियन की भी हुकूमत रही है। डिक्टेटरशिप जिसको हम कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, लेकिन हमने देखा है कि उस दौर में बहुत तरक्की हुई है, कुछ इस दौर में भी तरक्की हुई है। मुआवजा आपने करना है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मुस्तकबिल में कौन सी हुकूमत बेहतर काम कर सकती है और माजी में किसने बेहतर काम किया? बात यह है कि ये सवाल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल मैटर को मैंने डील नहीं किया। मुझे नहीं पता है क्या है या कौन सी हुकूमत बेहतर है, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ। बाकी आपकी उम्र इतनी है कि आप सब दौर देख चुके हैं। नहीं, दौर मैंने देखे हैं, लेकिन एक दौर देखना एक और बात है। फिज़िकली जाकर किसी चीज़ में, चूँकि मैं आर्मी पर्सन हूँ, मैं जब तक फिज़िकली प्रोफेशनली तौर पर मैं उस चीज़ को नहीं देख सकता, मैं उसको कभी भी अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। अच्छा या बुरा कहना का मुझे कोई हक नहीं है जब तक मैं उसको फिज़िकली तौर पर नहीं देख सकता। सही। तो बात यह है कि मैंने, हाँ, जो आपने बात की है कि तरक्की की, कि आर्मी के दौर में तरक्की हुई है, वो आप लोगों के सामने है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर रिकॉर्ड मौजूद हैं, इंटरनेट पर रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप वहाँ से उस वक़्त का ज़र मुबादला भी देख सकते हैं, मुल्क का क्या था, उस वक़्त मुल्क में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उस वक़्त क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बाद में क्या प्रोजेक्ट हुए हैं। जो भी चीज़ें आप मुआवजा करना चाहते हैं, डॉलर की क्या कीमत थी, चीज़ों की क्या, वो अच्छे तरीके से मिल जाती है। हाँ, वो हमें कोई डिस्कस करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं। अभी 14 अगस्त के करीब आ रही है, तो भी अगस्त का महीना है, तो फिर आप हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सब लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कायदे-ए-आज़म ने कहा था, काम काम बस काम। आप किसी भी शोबे में हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप काश्तकार हैं, आप मुलाजिम हैं, जिस जगह पर भी हैं, अपना काम ईमानदारी से करें, अपने काम से मोहब्बत करें, अपने पेशे से मोहब्बत करें। यही आपका मुल्क के लिए सब कुछ है। यही मुल्क के लिए, अगर आप अपने मुल्क को संवारना चाहते हैं, तो मैं आज़ादी के मौके पर मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप आज़ादी एंजॉय भी करें, झंडियाँ भी लगाएं, चिरागां भी करें, लेकिन आप जिस शोबे में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप किसी भी, आप बार बार मैं यही कहूँगा कि जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से ईमानदारी से। बहुत ज़बरदस्त। इसी ज़बरदस्त पैगाम के साथ अपना काम ईमानदारी से करें। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिख चुका हूँ कि कैसे एक मैकेनिक किसी दूसरे आदमी को अपना काम ईमानदारी ना करते हुए कैसे चूना लगाते हैं, मामला तो कैसे करते हैं। तो जैसे उन्होंने फौजी साहब ने कहा कि आप भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, जिस शोबे में भी हैं, आप मोची हैं, आप नाई का काम कर रहे हैं, आप कारीगर हैं, आप मिस्त्री हैं, आप मज़दूर हैं, आप ऑफिसर हैं, आप किसी भी कंपनी में एक स्वीपर का काम करते हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारी है अगर उसको आप निभाएंगे, आप दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे और आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया होगा। इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा, हमने अपना हक़ अदा करना है, अपनी खिदमत सरअंजाम देनी है। जब भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने का वक़्त आए, हमने तैयार रहना है और झंडियाँ भी लगाएं, घरों को भी सजाएं, जश्न भी मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन खुदा का शुक्र ज़रूर अदा करें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए पैगाम के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।